हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग की। अभी तक हम लोगों ने जीओसी, आइसोमेरिज्म और पी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। हाइड्रोकार्बन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे एक बेसिस डेवलप हो जाएगा। बाकी जगह जब मैं ऑर्गेनिक में आगे इसे यूज़ करूँगा तो तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात ये कि केमिकल बॉन्डिंग का अपने आप का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इस लेक्चर को अगर पूरा सुन लोगे तो तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग थॉरोली रिवाइज हो जाएगी। और रिवीजन वीडियो है, पूरा इसे वन टाइम देखने के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पहले से पढ़ रखी है, कहीं से भी पढ़ रखी है, मेरे से भी पढ़ रखी है, तो 1 डेढ़ घंटे में ये पूरा बढ़िया से तुम्हारा क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, जिससे तुम सारे पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बात को शुरू करते हैं। हम लोगों को जो थ्योरी है, क्वेश्चन है, वो सब मिल जा रहे हैं कहाँ पे, dexterchem.in पे ही जाके रिवीजन प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे रिवीजन टैब पे क्लिक करोगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। 2021 के पीवाईक्यूज भी आ रहे हैं, 2022 के तो कंप्लीट ही हैं, 2023 के भी करवा रहा हूँ, है ना। तो पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ तुम लोगों तक पहुँचने के लिए, जिससे कि तुम लोगों को कंटेंट मिल पाए। यार कुछ क्वेश्चंस में हरीट तुम्हें महसूस होगा, लेकिन उनके लिए उतना ही एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था, इसलिए वैसा है। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, इसमें मैं बहुत कम लिखूंगा, ज़्यादा समझाने पे फोकस रहेगा। नोट्स तुम्हारे पास होंगे, प्रिंट आउट दे के बैठो, क्योंकि रिवीजन करते समय लिखने का समय नहीं होता है किसी के पास, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं हम लोग बात, और कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। अब केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बना होगा। हम लोग बॉन्ड क्यों बनाते हैं? हम लोग बॉन्ड बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमसे उसे स्टेबिलिटी मिलती है, और हम लोग स्टेबिलिटी से फील गुड करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड भी बनते हैं क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हटा। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने का मतलब यह है कि जैसे हीलियम का 1s2 है, तो वो अपना हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करने की कोशिश करेगा। बाकी सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट नियॉन की तरह बनने की कोशिश करेंगे, थर्ड पीरियड वाले आर्गन की तरह बनने की कोशिश करेंगे, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए ये कर्व बहुत पॉपुलर है। इसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग? तो हमने क्या किया, इस एक्सिस पे ले ली क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या ले लिया हम लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी ले ली। पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या किया, ग्राफ बनाया विद डिस्टेंस। आर इज द डिस्टेंस। तो अगर तुम्हें फिजिक्स वाली डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की याद आ रही हो, तो तुम्हें ये याद आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते थे? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी या वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजिशन इज कॉल्ड वर्क डन, और उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एटम को हम क्या ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। अब इन्फिनिटी से लाते लाते एक पॉइंट पर्टिकुलर ऐसा है जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी बन गई, नेगेटिव बन गई, और फिर फर्दर उसे पास ले जाने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से ज़्यादा हो गई। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आया, वहीं पे क्या हुआ, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आई। जहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आया, वहीं पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आई। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वहीं पे बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। तो उससे जो जुड़ी हुई, उससे करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है, उसी को आर को हम क्या कह देंगे, आर नॉट को हम क्या कह देंगे, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ से अगर तुम पास पहुंच गए और फर्दर तुमने उसे कंप्रेस करने की कोशिश की, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मान लो भाई हम 2 उंगली पास ला रहे हैं, मिलाना चाहते हैं, मिल गई यहाँ से। अब और ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो उंगली के अंदर उंगली घुसेगी नहीं, टूट जाएगी उंगली भी, है ना। तो ये नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पे ही क्या हुआ होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। अब इस बॉन्डिंग को समझाने के लिए हमें कई तरह के केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह छोटे छोटे केसेस है, वो सारे हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आइदर जीरो और वेरी लेस और लेस देन 1.5 1.7। तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनकी या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, भाई सो सेम औकात वाले लोगों के बीच में ही दोस्ती हो पाती बढ़िया से। कोवेलेंसी शेयरिंग तो तभी होगी ना। अब हम लोग किसी मतलब बहुत अमीर आदमी से दोस्ती कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, हमारा तो देसी आदमी के साथ काम चलेगा। तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा,
या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा या एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम होगा 1.7 से, तो हम कहेंगे क्या बनाएंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लें तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, Cl के बीच बन गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बन गया। अब ऐसे अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बना होगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन में, ये तो बचपन में सीखा था हम लोगों ने, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बना देंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा आसानी से। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक, तो अब कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमें बॉन्डिंग थ्योरीज की जरूरत पड़ी। बॉन्डिंग थ्योरीज हमें 3 या 4 तरह की पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है हमारी क्या, लुईस एंड कॉसल थ्योरी। लुईस एंड कॉसल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग में क्या हुआ कि लुईस ने क्या कहा कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है वो बॉन्डिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट्स हाथ में ले लो और मेरी बात ध्यान से सुनते रहोगे तो काम हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। दिमाग को इधर उधर फ्लिकर मत होने देना, तसल्ली से मेरी बात सुनते रहोगे, काम हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इनर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाले हैं वो और न्यूक्लियस दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट केवल आउटर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो अंदर एटम प्लस इनर शेल को उसने क्या कह दिया, उसने एक नया नाम रख दिया इनका, क्या कहा उसे, कर्नल का। और कर्नल का कहा क्या कि कर्नल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक, कर्नल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो उसने क्या करा कि CH4 के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और CH4 के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया तो क्या करा कि कार्बन को उसने सोचा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि क्यूब के ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर पे अरेंज कर दें। भाई अगर हमें सिमेट्रिक ज्योमेट्री बनानी है तो हम क्या करेंगे कि क्यूब के ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देंगे जिससे कि रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम हो। लकीली हुआ क्या कि जब हाइड्रोजन वहाँ पे रखे गए और CH4 की ज्योमेट्री देखी गई तो वो एग्जैक्टली सेम निकल आई, क्या, टेट्राहेड्रल निकल आई। क्या निकल आई, टेट्राहेड्रल। अब वेज और डैश तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और ऑर्गेनिक कर चुके हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकली और इसका बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री 28 मिनट्स आ गया। ठीक, तो लुईस ने क्या कहा कि कार्बन ने जैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है वैसे ही हर एटम को क्या करना पड़ेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो अपना डबलेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करेगा और बाकी सब लोग मिलकर अपना क्या कर रहे होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो लुईस ने जो डॉट स्ट्रक्चर बनाए उनमें कोई भी लोन पेयर जैसी सिचुएशन नहीं रखी क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन को साथ में नहीं रखना था। कई लोग जो गलती कर देते हैं, तुम लोग बताना कि यार तुम लोगों ने की कि नहीं की, कि जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो कार्बन कैसा बना दिया। ऐसा गलत है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखने, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रखना, कोई लोन पेयर नहीं लगाना है। अगर हमने नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगा के ऐसे ऐसे बना दिए इलेक्ट्रॉन तो ये लुईस की थ्योरी नहीं है। लुईस क्या कह रहा है, लुईस तो कह रहा है कि हर इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखो, दूर दूर रखो, तो उसने बना दिए। अब लुईस के समय पे दिक्कत ये थी कि लुईस को केवल सेकंड पीरियड का ही पता था, उसे थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड उसके बाद पता नहीं थी। लेकिन जब बाद में कंपाउंड डिस्कवर हुए जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स थे उनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को मिला के हम लोग क्या बना देते थे, डबल बॉन्ड बना सकते थे। ठीक, मतलब इसका क्या है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिला के हम क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। ये स्टेटमेंट तुम छोड़ भी सकते हो, मतलब फॉर्मल चार्ज के लिए कह रहे हैं कि अगर फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे आ जाए तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के हम क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो लुईस के अगेंस्ट जाके क्या होता है कि लुईस रूल कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स फॉलो नहीं करते। वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो हाइपरवैलेंट कंपाउंड है या फिर हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। हाइपरवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या होती है कि सेंट्रल एटम जो होता है अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देता है। अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि वो अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्या रखना चाहता है, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है, तो वो हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक, क्लियर है बात इतनी तो, कि सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल कह रहा हूँ, सेंट्रल एटम क्या है कि वो 8 से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, यानी अपनी ऑक्टेट को क्या कर ले रहा है, एक्सपेंड कर ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है, अपने ग्रुप नंबर के बराबर बना सकता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना, मतलब जैसे मेंडलीव के हिसाब से सल्फर कौन से ग्रुप में था, 6A में था, तो सल्फर कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 6 बना सकता है। लेकिन जो
एलिमेंट है उसे कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एलिमेंट शुड बिलोंग टू थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लिख देते हैं द एलिमेंट शुड बिलोंग, द एलिमेंट शुड बिलोंग to third period or onwards to show maximum covalency। ठीक, मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करने के लिए उसे क्या होना चाहिए, थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो गए। हाइपरवैलेंट कंपाउंड के बाद जो आते हैं वो क्या आते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। कौन से आते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, अब हाइपरवैलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहो यहाँ पे लिख दें एग्जाम्पल्स के लिए, तो जैसे देख लो क्या SO3 या फिर SO2 या फिर H2SO4, ये सब क्या है, हाइपरवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, सल्फर के अलावा भी लिख सकते हैं हम, अगर चाहें तो H3PO4 वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या है कि द कंपाउंड्स इन विच द वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इज, इसी हिसाब से लिख देते हैं द सेंट्रल एटम इज लेस, ऐसा लिख देते हैं द कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट ऑफ, ऐसा लिख देते हैं द ऑक्टेट ऑफ central atom does not get completed even after bonding and still they exist are called hypovalent compounds। क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिखें हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स का, तो क्या लिख सकते हैं, BF3 लिख सकते हैं। BF3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, या AlCl3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर समझ में आना चाहिए। देखो यार, PYQs तो लगातार आ ही रहे हैं, रिवीजन भी आ रहा है। ठीक, और जैसे ही टेस्ट सीरीज वाला काम खत्म होगा, मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज भी ले आऊँगा। ठीक है, वो जनवरी में ही आ पाएगी, लेकिन यार अभी तो कोई चांस नहीं है। ठीक, अब टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के हो सकते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा। सिग्मा, पाई और डेल्टा 3 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। तो इन बॉन्ड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग को समझना पड़ेगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है एक के ऊपर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया है, अब नए ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसी बनेगी, इस बारे में बात करनी है। ठीक, तो जैसे SS ओवरलैपिंग की बात करें, SS ओवरलैपिंग में मान लिया हमने क्या की, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये क्या है, हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को इन जनरल हम Z मान लेते हैं। S ऑर्बिटल कैसा था, स्फेरिकल, ये भी कैसा है, स्फेरिकल, ये दोनों स्फेरिकल हैं। तो दोनों स्फीयर ने एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैप कर लिया, तो कुछ ओवरलैपिंग एरिया आया। अब जब इसे बनाओगे तो क्या करोगे, एक्चुअली ये ओवरलैपिंग एरिया अगर इसके किनारे किनारे हम पेंसिल घुमाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये ओवरलैपिंग एरिया दिखाई देगा। तो मैंने वही डायग्राम बना दिया। अब क्योंकि ओवरलैपिंग जो हो रही है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इस तरह का भी सवाल मेन से पूछा जा सकता है कि कब कौन सी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा। ठीक, तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इसलिए इससे क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब भी ओवरलैपिंग कैसी होगी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो बात समझ में आनी चाहिए यार, नहीं आएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना।
अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद कह रहा है एसपी ओवरलैपिंग होगी भाई, एसएस हो गई, अब एसपी ओवरलैपिंग होगी। एसपी ओवरलैपिंग में भी क्या हुआ, हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आ गई, जेड एक्सिस हमारी क्या आ गई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ गई। तो एस ऑर्बिटल ने, ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया, तो ये पी का होगा पी जेड, क्योंकि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसने क्या किया कि ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग करके क्या बना दिया, क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग हुई, कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब कोई कहे कि हम सर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस देना चाहते हैं, हम जेड एक्सिस नहीं चाहते हैं, तो भाई एस ऑर्बिटल तो क्या है, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, वो उधर आके बैठ जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो कि एस ऑर्बिटल हम अलोंग द जेड एक्सिस लें और पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग कराएं इसकी, तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बन जाए, ये नो ओवरलैप का केस बनेगा। मतलब क्या कह रहे हैं इसमें, कैसी बन रही है ज्योमेट्री, कि अगर हम ऐसी पेन से बना दें तो ये कह रहा कि एक एस ऑर्बिटल ऐसा आ जाए और पी ऐसा आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेन एवर एस एस ओवरलैपिंग और एस पी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। इसीलिए ऑलवेज को हाईलाइट किया गया है कि जब भी एस एस और एस पी ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। बात समझ में आ गई होगी बढ़िया से एकदम। ठीक, अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। पीपी ओवरलैपिंग दो तरह की हो सकती है भाई, या तो कोएक्सियल होगी यानी एंड ऑन ओवरलैपिंग होगी, या फिर कोलैटरल यानी कि साइड वाइज ओवरलैप होगा। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा, मान लिया हमने अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली, तो क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्डिंग होगी, तो एक पी ऑर्बिटल क्या करेगा, दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा और क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग हो रही है। बात सिंपल सी है, इसमें तो ज़्यादा ताकत लाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनमें ताकत लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक एक्सेस पे पीजेड ने पीजेड से कोएक्सियल बॉन्डिंग की, तो क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अब बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक पी एक्स ऑर्बिटल ने दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी वो कैसी थी, वो जेड एक्सिस थी। वो एक्सिस कैसी है, जेड एक्सिस है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी कि ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा। अब कैसे करेगा उसे दिखाने के लिए ये वाला एरिया हमने बनाया, देखो। तो देखने में ऐसा लगता है कि पाई बॉन्ड दो जगह से ओवरलैप कर रहा है, तो इसमें एरिया ज़्यादा आएगा, जबकि ऐसा है नहीं, ये टेंजेंशियली ओवरलैप करेगा, इसमें एरिया ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एरिया ऑफ पाई बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग एरिया जो है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितना ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। अब अगर हम चाहें कि पी एक्स की ओवरलैपिंग हम पी वाई से कराने की कोशिश करें, पी एक्स की ओवरलैपिंग किससे कराने की कोशिश करें, मान लेते हैं पी वाई से, तो पी एक्स की ओवरलैपिंग पी वाई से हम लोग नहीं करा सकते। नहीं करा सकते क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं और परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते। लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स डू नॉट ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक, कभी भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं करानी है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो बहुत बहुत प्यार से बहुत आसानी से बात समझ में आ रही है ना। अब पीडी ओवरलैपिंग कराते हैं। पीडी ओवरलैपिंग भी दो तरह से हो सकती है, कैसी होगी, या तो कोएक्सियल होगी या कोलैटरल होगी। अब डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डी ऑर्बिटल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और एक अलोंग द एक्सिस होते हैं। इन बिटवीन द एक्सिस वाले कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखो ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्बिटल कौन से हैं, अदरवाइज बहुत फंस जाओगे चक्कर में। तो डी ऑर्बिटल हमारे पास कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है। ठीक, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। तो ये कैसे हैं, ये अलोंग द एक्सिस है और ये इन बिटवीन द एक्सिस है। एक अलोंग द एक्सिस और एक इन बिटवीन द एक्सिस है। जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि पी एक्स ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ही ओवरलैप कर पाएगा, क्योंकि वही सामने सामने रखा हुआ है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। पी जेड को किससे ओवरलैप करना पड़ेगा, पी जेड को ओवरलैप करने के लिए डी जेड स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी से ओवरलैप कर नहीं सकता। तो इससे भी क्या बनेंगे, इससे भी हमारे सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही इतनी। देखो बहुत आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बताते जा रहे हैं, तो मैं लिख नहीं रहे हैं, बस यही टाइम बच रहा है अपने पास में।
जब कोलेटरल ओवरलैपिंग कराएंगे तो कोलेटरल ओवरलैपिंग से क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्या होगा कि ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड बन जाएंगे। अब डीडी ओवरलैपिंग कैसे होगी, डीडी ओवरलैपिंग के लिए भी दो तरह से हो सकती है, कोएक्सियल हो सकती है और कोलेटरल हो सकती है। जब कोएक्सियल होगी तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ही ओवरलैप करेगा और किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स यही हैं, या फिर डी जेड स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना, कि जब भी कोएक्सियल बॉन्डिंग होगी, अलॉन्ग द एक्सिस बॉन्डिंग होगी, तो हमेशा कौन से होंगे, या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या फिर डी जेड स्क्वायर होगा। ये गांठ बांध के रख लो, बहुत जरूरी बात है। और इन दोनों ही केस में क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो कोलेटरल ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकती है, या तो 2 ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा या 4 लोब इंटरेक्शन होगा, या तो 2 लोब इंटरेक्शन होगा या 4 लोब इंटरेक्शन होगा। तो जब 2 लोब इंटरेक्शन होता है तो उससे पाई बॉन्ड बनते हैं, और जब 4 लोब इंटरेक्शन होता है तो उससे बनते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो 2 लोब इंटरेक्शन, जैसे एक्स वाई ने एक्स वाई से ओवरलैप किया तो इसने इससे ओवरलैप कर लिया, इसने इससे कर लिया, तो पाई बॉन्ड बने। तो मतलब बेसिकली दो लोब आपस में इंटरेक्ट कर गए। लेकिन ये चारों लोब भी इस तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये 4 लोब इंटरेक्शन होता है तो इस तरह से क्या बनते हैं, डेल्टा बॉन्ड बनते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में अगर हम लिखें, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लिख दें, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स, फिर पाई बॉन्ड्स और फिर डेल्टा बॉन्ड्स। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर पाई बॉन्ड और फिर डेल्टा बॉन्ड। बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से क्लियर कट तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बॉन्डिंग थ्योरीज में हम लोगों ने एक थ्योरी कर ली, कौन सी, लुईस थ्योरी कर ली। अब बॉन्डिंग थ्योरीज में हमारे पास जो थोड़ी सी एडवांस्ड थ्योरीज हैं, उनमें कौन कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 4 तरह की थ्योरी पढ़ाएंगे और चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बाकी बीच बीच में जो बातें आएंगी वो भी हम सारी करेंगे, इसका टेंशन ना लो, बिल्कुल तसल्ली से बैठो, अभी तो समय लगने वाला है। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि केवल बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, वो इन्हें अनपेयर्ड होना पड़ेगा, और अनपेयर्ड होने के लिए के बाद जब क्या करेंगे, मान लिया एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये दोनों आपस में जुड़े, तो इसका हाफ फील्ड था, ये भी हाफ फील्ड था, तो ये मिलके क्या बन गया, एक इन्होंने फील्ड ऑर्बिटल बना दिया। ऐसे ही क्लोरीन में देखो, तो क्लोरीन में भी एक अनपेयर्ड था, इसलिए क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ रहा है, क्योंकि थ्योरी तो सही काम कर रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन भी देख लो यार, नाइट्रोजन में कितने बनते हैं, N2 में बॉन्ड, N2 में क्या बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो फिर क्या हुआ, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहाँ पे स्केल से रख लिख खींच लेते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p3। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये 3 फिर से बॉन्डिंग कर लेंगे, तो n के साथ कैसा बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत अच्छा चल रहा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। फिर वाटर आ गया, और वाटर ने कहानी थोड़ी सी खराब कर दी। वाटर में हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन था, और ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो बढ़िया था कि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाए, तो बहुत अच्छा रहता कि एक हाइड्रोजन जोड़ते, और हाइड्रोजन जोड़ के क्या बनाते, कुछ ऐसा फिगर बनाते भाई, हाइड्रोजन जोड़ के कैसा फिगर बनाते, ऐसे ही बनाते। क्योंकि एक ऑर्बिटल कैसा है, एक ऑर्बिटल हमारा ध्यान से देखो, एक ऑर्बिटल कैसा है, px और एक py है, एक px और py है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आता वो कितना आता, वो 90 डिग्री आता। लेकिन जब एक्चुअल वाटर को ढूंढा गया तो वाटर का बॉन्ड एंगल जो पाया गया वो कितना था, 104 डिग्री 5 मिनट्स था। तो ये कहानी यहीं पे गड़बड़ हो गई इनकी। समझ रहे हो बात को, कि यहीं पे कहानी गड़बड़ा गई कि वाटर का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कुछ और हो रहा है जो हमारी समझ से परे है। अब पहले ये समझ लो कि बॉन्डिंग थ्योरी पहले आई कि पहले पानी आया, बताओ क्या पहले आया होगा, कमेंट करो जरा, कि पहले लुईस आया या पहले, मतलब पहले पॉलिंग आया, लेनक्स पॉलिंग की दी हुई है, तो पहले पॉलिंग आया या फिर या पहले पानी आया। ऑब्वियसली तुम बताओगे सही आंसर क्या आएगा, पहले
पहले तो पानी आया होगा ना। इसी तरह से अमोनिया की स्टडी करें अगर, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1s2, 2s2 और 2p3। 2p3 तक आ गए तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन होंगे। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये px है, ये py है और ये pz है। तो ये इससे बॉन्ड करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। तो नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल आना चाहिए था हाइड्रोजन के साथ, वो कितना आना चाहिए था? 90 डिग्री आना चाहिए था। सब एक्स वाई जी एक्सेस में बना दिया, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल एंगल आया ये तो गलत आ गया। तो एक्चुअल एंगल कितना आया? एक्चुअल जो एंगल आया वो आया, एक्चुअल जो एंगल आया वो क्या आया? वो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल आया वो 105 डिग्री 104 डिग्री 5 मिनट्स के लगभग आ गया। इसे भी 107 डिग्री, सॉरी वाटर का होता है, तो ये 107 डिग्री 5 मिनट्स के लगभग आ गया, ठीक। तो ये भी लुईस थ्योरी, मतलब लाइनेक्स पॉलिंग की वीबीटी थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने में इनकेपेबिलिटी नहीं बता पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा। तो इस सब बातों को कंपनसेट करने के लिए, सही करने के लिए एक नई थ्योरी है जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि दो ऑर्बिटल आपस में लोअर एनर्जी के, मतलब सेम एनर्जी, लगभग सेम एनर्जी के मिले, और उन्हें दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी की कम थी, यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं हाइब्रिडाइज करने के लिए, इंटरमिक्स होते हैं, तो एन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं लोअर एनर्जी के। मतलब अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिला तो कितना हो गया? 1 + 1 कितने हो गए? 2 ऑर्बिटल हो गए। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए तो उससे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने कितने? 2। 2 क्या बने? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s और 2p मिल जाए, एक एस और 2p मिलेंगे तो क्या बनेंगे? देखो बहुत सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया गया है जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे p की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो sp2 हो गया, और अगर 3 आ गए तो sp3 हो गया। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, p कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें एक बात देख सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना है? 50% है। sp2 में कितना है? 33.3, और sp में कितना है? 25%। तो लिख सकते हैं एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस डिक्रीजेज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओ सॉरी सही लिखा था, एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एस कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करता है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑल्सो डिक्रीजेज, एंड हेंस एस कैरेक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या करेगी? वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी? वो कम होती जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। शायद पिछली बार गलत लिख गया तो उसे भी रेक्टिफाई कर लेना अगर गलत हो तो, ठीक। अब अगर इसके लिए करस्पॉन्डिंग एक सवाल कर लेते हैं ना। सवाल जैसे आया क्या कि अभी रुक जाता है, सवाल तुम निकाल पाओगे? अच्छा तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, रिवाइज कर रहे हो ना। चलो बताओ, इसकी वैल्यू एक्स ले लेते हैं, इसकी वैल्यू वाई ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू जेड ले लेते हैं। तो हमें कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे बड़ी क्या होगी इसमें? देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, जल्दी बताओ। चलो हिंट दे दिए, जल्दी से 1 सेकंड लो और बताओ फटाफट। 10 सेकंड का ब्रेक, ठीक। मैं भी मुंह को रेस्ट देता हूँ, तुम सोच लो फिर करता है। चलो, तो ये कैसा है? sp3 है, ये कैसा है? sp2 है, और ये कैसा है? sp है। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे कम किसकी होगी? sp वाले की। तो जो z होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और जो x होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक।
समझ में आ गई होगी बात मेरी इससे तो। अब डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग की बात आती है कि ओवरलैपिंग भी हमने करा के देख ली और हाइब्रिडाइजेशन भी करा के देखा, दोनों में अंतर क्या है। ओवरलैपिंग क्या होती है, दो अलग अलग एटम्स के बीच में होती है। ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होती है, ओवरलैपिंग दो अलग अलग एटम्स के बीच में होती है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेम एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल यूज हो रहे थे वो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स थे, हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं वो सेम एटम के हैं। ओवरलैपिंग, इन ओवरलैपिंग ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, भाई हाफ फील्ड वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कैसे भी हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, कैसे या एम्प्टी हो, सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ओनली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना कि ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद हो रहा है काम और बॉन्डिंग होते समय हो रहा है। और वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ओवरलैपिंग से पहले हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी ऑफ विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा, तो विद इन द मॉलिक्यूल काम आदमी पहले से करके जाएगा ना, दूसरे से बॉन्ड करने जाएगा, अपने घर की कागजी कार्यवाही तो करके ही जाता ना आदमी बाहर निकलने से पहले। ठीक, अब डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक, वीवीडी के हिसाब से, वीवीडी के हिसाब से तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन लगने चाहिए थे, CH4 तो बनना ही नहीं चाहिए था वीवीडी के हिसाब से। तो जब कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और एक एस में दो इलेक्ट्रॉन थे, तो जब हाइड्रोजन इसके पास आया तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, और एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन उठ के आगे आ गया। अब इसके जो पास इलेक्ट्रॉन बचे वो चार बचे, और चारों कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब इनका जो ऑर्बिटल आइडेंटिटी है वो कैसी बन गई है, वो sp3 बन गई है। कैसी बन गई है, sp3। तो ये चार ऑर्बिटल हैं, कैसे हैं, sp3 हैं। तो जब इन्हें अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रली तो 109 डिग्री 28 मिनट अरेंज हो जाएंगे, और इस तरह की हम इसमें ऑर्बिटल ज्योमेट्री भी बना पाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल बात चल रही है, इसमें तो तुम लोग नहीं फंसते होगे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिन लो और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिन लो। क्या गिन लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिन लो और नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिन लो। और एक बात लिख लो कि पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ लिख देते हैं, पाई बॉन्ड्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पाई बॉन्ड्स। ठीक, तो अगर हमारा जो स्टेरिक नंबर है अगर 2 आ जाए तो 2 का मतलब है एक S और एक P, तो यानी SP हो गया, और इसके लिए जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, लीनियर। 3 आ गया तो 1S और 2P मिल गया, क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेन, और sp2 बन गया। 4 के लिए ये क्या हो सकती है, sp3 हो सकती है टेट्राहेड्रल, D sp2 हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और D3S भी हम लोगों ने KMnO4 जैसे का केस देखा था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसे भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक, सब में काउंट जो जनरल बात है वो क्या है, देखो सब में काउंट करके 4 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान रखने की बात है। तो आसान है, क्या सिग्मा बॉन्ड्स गिनो, लोन पेयर गिनो, दैट्स इट, काम खत्म। सिंपल तरीका, इससे आसान हो नहीं सकता कुछ भी। अगर 5 ले लें, स्टेरिक नंबर 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3d, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 ले लें तो sp3d2 या d2sp3, तो इससे बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और 7 के लिए sp3d3 यानी कि पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो ये बात मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया कि वी डू नॉट कंसिडर पाई बॉन्ड्स इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में अकाउंट नहीं करते हैं। तो केस 1 देख लेते हैं, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारे केस को। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल समझ में आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बुद्धि थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यार केस देखते हैं, केस नंबर 1 क्या कह रहा है। केस नंबर 1 कह रहा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर हो। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर होंगे तो उस केस में क्या होगा, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा अपना, स्टेरिक नंबर 2 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या है, स्टेरिक नंबर 2 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया sp। ठीक,
जब हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, तुमने इसके निकाले कैसे, कितने हमें कौन सा आइटम चाहिए होगा, तुमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी कि 2 × 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक जिससे बॉन्ड बनाया उसने दिया होगा। जीरो लोन पेयर और लोन पेयर के लिए इसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। तो जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, BeCl2। BeCl2 से बात की। अब हमें दो एटम्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो, तो कैसे रखेंगे दो चीज़ों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का तरीका क्या है, 180 डिग्री पे रख दो। तो 180 डिग्री पे रखा तो कैसा बन गया, BeCl2 बन गया। इसकी ज्योमेट्री कैसी आ गई, लीनियर आ गई। फिर देखा हमने 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर के लिए स्ट्राइक नंबर 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 × 1 + 0 × 2 यानी कि 3 आ गए। तो हमने किससे बात कर ली, BF3 से। जब BF3 को अरेंज किया कैसे आ गया, अब तीन चीज़ों को अरेंज करना है तो प्लेन में अरेंज कर सकते हैं, तो कितने एंगल पे आएंगे, 120 डिग्री पे आएंगे। 120 डिग्री के लिए ज्योमेट्री जो आ गई वो ट्राइगोनल प्लेनर आ गई। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी समझ में आएगी। केस नंबर 3 देखा तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का स्ट्राइक नंबर कितना आ गया, 4, और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। sp3 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 4। 4 के लिए हमने बात करी किससे, CH4 से। हमने किससे बात करी, CH4 से। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो यार अब तो, कि 4 बॉन्ड है तो 4 सिग्मा मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और लोन पेयर तो है ही नहीं। तो अगर हम इसे प्लेन में रखते, अगर हम चारों हाइड्रोजन को एक प्लेन में रखते तो कितना बॉन्ड एंगल आता, तो बॉन्ड एंगल 90 आता। तो 90 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 90 से ज़्यादा अच्छी सुविधा कहाँ अवेलेबल है। अगर हम 3D में रख दें इसे तो ज़्यादा अच्छी सुविधा अवेलेबल है, और इसके लिए बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्योमेट्री कैसी आ जा रही है, टेट्राहेड्रल। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हम एटम्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जिनसे उसका बॉन्ड एंगल कैसा है, मैक्सिमम है, जिससे रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अगला केस देखते हैं, केस नंबर 4 देखते हैं, जिसमें कह रहा है 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है। तो स्ट्राइक नंबर कितना आ जाएगा, 5। स्ट्राइक नंबर 5 का मतलब sp3d, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 × 1 + 0 × 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 5। तो हमने बात की PCl5 से। 5 चीज़ों को एक प्लेन पे रखना नहीं सकते और 3D में भी नहीं रख सकते, बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, 3 चीज़ों को एक प्लेन में रख लिया। ऐसे देख लो, इसे इरेज कर देते सामने से, तुम्हें बढ़िया से दिखाई दे, जो पहली बार देख रहा है थोड़ा सा मेरे को वक्त देंगे तो मैं इसे सही कर दूंगा। ठीक, तो क्या बन गया, ये 3 चीज़ों को एक प्लेन में रखा। ये प्लेन मैं इससे बना देता हूँ, देखो ये 3 चीज़ों को एक प्लेन में रखा। ठीक, और क्या किया, एक एटम ऊपर रखा और एक एटम नीचे रखा। सिंपल। तो जो प्लेन पे पिंक वाले प्लेन पे दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो ऊपर और नीचे उन्हें हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो ज्योमेट्री इसकी आ जाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक्सियल एक्सियल के बीच का एंगल अगर तुम देखो ध्यान से, तो एक्सियल और एक्सियल के बीच का एंगल कितना आ रहा है, एक्सियल और एक्सियल के बीच का एंगल आ रहा है 180 डिग्री, और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल आ रहा है 120 डिग्री। ठीक, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्यार से TVP ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक, केस नंबर 5 क्या कह रहा है, केस नंबर 5 में कह रहा है 6 सिग्मा बॉन्ड हो, 0 लोन पेयर हो, तो स्ट्राइक नंबर 6 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 का मतलब कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। अब 6 चीज़ों को अरेंज करना है तो प्लेन में तो अरेंज करेंगे नहीं, क्योंकि एंगल कितना चाहिए हमें, 60 डिग्री, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो हमने इसे जब 3D में अरेंज करने की सोची तो एक चीज़ ऊपर रखी, एक नीचे रखी। भाई ऊपर और नीचे तो 2 पोजीशन फिक्स है, अब 4 चीज़ों को मजबूरी में एक प्लेन में रखना पड़ेगा। तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 90, और इसे हम स्क्वायर बाई पिरामिडल कह सकते हैं, या फिर इसी को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब 7 सिग्मा 0 लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 7 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गए, तो हमने IF7 बना दिया, जिससे हमने क्या किया, 5 एटम्स को एक प्लेन में रखा। ठीक, पेंटागन में रेगुलर अब कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इक्वेटोरियल का एंगल कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। एक्सेल इक्वेटोरियल का एंगल 90 डिग्री आ गया, और एक्सेल एक्सेल के बीच का एंगल 180 डिग्री आ गया। तो इसे हम कहेंगे पेंटागनल बाई पिरामिडल। अभी तक हम लोगों ने लोन पेयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। हम लोगों ने अभी तक देखा कि सब में सिग्मा बॉन्ड थे और क्या थे, 0 लोन पेयर थे। अब अगर लोन पेयर आ जाएगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आंसर नहीं था कि लोन पेयर आने से क्या होता है। तो उसका सही आंसर देने के लिए कौन सी थ्योरी आई, उसका सही आंसर देने के लिए थ्योरी आई
VSEPR थ्योरी, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी कहते हैं। ये अपने नाम में ही कंप्लीट है कि क्या कह रहा है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके रिपल्शन से कैसे कैसे बॉन्डिंग और बॉन्ड लेंथ चेंज होती हैं उसके बारे में डिस्कशन है इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन है। एक है हमारे पास बॉन्ड पेयर है और दूसरे कैसे है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो है जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली और लोन पेयर वो है जिन्होंने अभी बॉन्डिंग नहीं की और वो खाली बच गए हैं। तो अगर दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टोटल इंटरेक्शन कितने तरह के होंगे? इंटरेक्शन कह ले या बेसिकली ये रिपल्सन ही होंगे। तो रिपल्शन कितने तरह के होंगे? टोटल 3 तरह के होंगे। कौन कौन से? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर लोन पेयर। ये 3 तरह के रिपल्शन होंगे हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सबसे कम कौन सा होगा? बॉन्ड पेयर होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए वो सबसे तमीज में बैठा हुआ है। फिर उसका रिपल्शन सबसे कम होगा। फिर लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा और लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऑर्बिटल अलाइन नहीं है, वो ज़्यादा डिफ्यूज स्टेट में है, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो रिपल्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं कि डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले हमने जो बात की थी कि 2 सिग्मा 0 लोन पेयर होंगे तो स्टेरिक नंबर 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और एग्जांपल BeCl2 था, बॉन्डिंग एंगल 180 डिग्री आ रहा था, शेप कैसी थी? लीनियर थी। ठीक, अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो। 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर में स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 3 होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। सिंपल है कि 2 और 1 मतलब 3, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से? sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री जो आती है वो कैसी आती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कई लोग कंफ्यूज हैं इस बात से कि ज्योमेट्री में हम लोग मैथमेटिक्स से निकालते हैं तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं, जबकि शेप में हम केवल बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, लोन पेयर काउंट नहीं करते। लेकिन पेपर में क्योंकि सवाल अजीब सा पूछ लिया जाता है, कभी शेप पूछते हैं, कभी ज्योमेट्री पूछते हैं, तो तुम ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ध्यान रख के करना, ऐसा मत करना कि गड़बड़ कर दो, है ना। भावनाओं को समझ के करना पड़ेगा एग्जामिनर की, और ये तुम्हें सीखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या उसका इंटेंशन है पूछने का। ठीक, तो जैसे अगर हमने एग्जाम्पल ले तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड पेयर है तो 2 इंटू 1, क्योंकि बॉन्ड से तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एक लोन पेयर है तो 1 इंटू 2, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले से बात करी, 4 इलेक्ट्रॉन वाले से बात की तो ये क्या बन गया? SnCl2 बन गया। अब SnCl2 में क्या होगा कि BF3 से जब इसे कंपेयर करोगे, क्योंकि sp2 बनाना था तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री कौन सी थी? BF3। जब इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि BF3 में एक F की जगह उठा के क्या लगा दिया? एक लोन पेयर लगा दिया। अब जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा तो क्या करेगा? बॉन्ड एंगल को नीचे की तरफ दबा देगा। भाई ऊपर से रिपल्शन लगेगा तो क्या करेगा? नीचे दबाएगा, कैंची की तरह चलेगा, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? लेस देन 120 डिग्री आ जाएगा। बेंड शेप आ जाएगी, या वी शेप कहेंगे या फिर एंगुलर शेप कहेंगे। और ज्योमेट्री कैसी आएगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। बात मेरी समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर का केस। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर का मतलब है स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हमें ज्योमेट्री पता है वो है हमारी क्या? टेट्राहेड्रल। ठीक है, हमारी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। भाई ये तो बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो बहुत ज़्यादा इसमें समस्या आ रही तो ये पर्टिकुलर लेक्चर जाके धीरे से तसल्ली से देख लो अध्याय बैच का, और क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे बहुत स्लो कराया। ठीक, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? इसके लिए हम बना लेंगे CH4 बना लेंगे। CH4 के लिए बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? CH4 के लिए जो बॉन्ड एंगल आ रहा था वो कितना आ रहा था? 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वाली जो बेस्ट स्पीशीज है वो क्या है? वाटर है। वाटर में 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 हाइड्रोजन के बाद 2 लोन पेयर लगाया। तो लोन पेयर क्या करेंगे? ज़्यादा रिपेल करेंगे किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो ये बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे? दबा देंगे, नीचे कर देंगे फिर से, और नीचे करके एंगल कितना कर देंगे? 105 डिग्री कर देंगे। और लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि शेप इसकी क्या आ गई? बेंट आ गई, वी आ गई, या एंगुलर शेप आ गई, और बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 104 डिग्री और 5 मिनट आ गया। ठीक है, अब 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर की बात करते हैं। 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर्स में स्ट्राइक नंबर कितना आ जाएगा? 5। स्ट्राइक नंबर 5 आने पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, और ज्योमेट्री जो आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा? PCl5 से करना पड़ेगा। मैं बार बार ये 0 लोन पेयर वाले केस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें याद हो जाए और तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमने क्या किया? लोन पेयर्स को कहाँ रखा? इक्वेटोरियल पोजिशंस पे रखा, और
एक्सेल पोजीशन पे किसे रखा, फ्लोरीन को रखा। तो ध्यान रखेंगे जब भी लोन पेयर होंगे हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे। लोन पेयर कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और शेप कैसी आ जाएगी, लीनियर। तो ये बात अब हम ध्यान रखेंगे, ब्रेड्स रूल को ध्यान रखेंगे। किसे याद रखेंगे, ब्रेड्स रूल, जो क्या कहता है कि इन द टीबीपी ज्योमेट्री लोन पेयर्स ऑलवेज केप्ट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। इसे हम कहते हैं बेंट रूल। बेंट रूल को हम ध्यान रखेंगे कि लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखेंगे, लोन पेयर को हम रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। बेंट रूल कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लोन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल इन विच इज हैविंग मोर एस करेक्टर, ठीक। तो लोन पेयर कहाँ पे रहने की कोशिश करता है, जहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होता है। एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंड्स टू स्टे इन एक्सियल पोजीशन हैविंग लेस एस करेक्टर। जहाँ पे एस करेक्टर कम है वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, और जहाँ पे लोन पेयर है वो कहाँ रहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगे। पाई बॉन्ड हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, पाई बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो सिंपल बात है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 2 सिग्मा और 4 बॉन्ड की। 2 सिग्मा और 4 लोन पेयर क्या हो सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी 2 सिग्मा बॉन्ड वाले केस थे हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए आसानी से, कोई दिक्कत हमें नहीं आई, ठीक। अब आगे बात करते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर की बात करें। 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब स्ट्राइक नंबर 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, एग्जांपल है bf3 हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया, और शेप कैसी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। यहाँ तक तो बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसलिए बहुत तेजी से मैंने बोल दी, ठीक। 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर में स्ट्राइक नंबर कितना आएगा बच्चा लोग बताओ, स्ट्राइक नंबर 4 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। sp3 के लिए हम किससे बात करेंगे, CH4 से बात करेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए वो आ गए 5, क्योंकि 3 × 1 + 2 × 1 कितने आ गए, 5 आ गए। 5 के लिए हमने नाइट्रोजन से बात की और अमोनिया हमने केस ले लिया। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन लगा लिए और 1 लोन पेयर लगाया। अब अमोनिया और वाटर और CH4 को अगर साइमल्टेनियसली देखो तो वाटर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाटर में एंगल आ रहा था 104 डिग्री, क्योंकि ये क्या कर रहा था, 2 लोन पेयर इधर धक्का दे रहे थे, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का दे रहा, तो कम धक्का दे पाएगा, तो बॉन्ड एंगल 109 से तो कम होगा, लेकिन 105 डिग्री 104 डिग्री 5 मिनट से ज़्यादा होगा। तो कितना आ गया, 107 डिग्री 5 मिनट्स आ गया। और इसकी शेप कैसी आ गई, शेप आ गई पिरामिडल, ठीक है, बात समझ में आ गई हो गई। अब अगला केस देखते हैं 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर में स्ट्राइक नंबर कितना आ गया, 5। स्ट्राइक नंबर 5 यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3d हो गया। sp3d के लिए pcl5 से बात की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो 7 आ गया, और clf3 का एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक। जब clf3 का एग्जाम्पल लिया तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ रखते थे, लोन पेयर को हम लोग रखेंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा और एफ और एफ कहाँ लगा दिए, एक्सेल पोजीशन पे लगा दिए, ठीक। तो इससे क्या बन गया, इसे अगर दूसरे तरीके से देखो तो ये कुछ ऐसा ज्योमेट्री बनते हुए दिखाई देगी, जिसमें लोन पेयर ये एक ट्राइगोनल प्लेन बन गया, एक ऊपर और एक नीचे। इनके रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एफ थोड़े थोड़े झुक जाएंगे तो ये टी शेप बनेगी, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर 90 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो टी शेप में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये बेंड टी टाइप का होता है, बिल्कुल बढ़िया सा टी नहीं बनता, ठीक। अगला केस क्या करा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर का केस करा। 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो 9 आ जाएंगे। तो कोई भी केस ऐसा बन नहीं सकता इसके वैलेंस में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये बात तो बेकार की करने के लिए। अब 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का स्ट्राइक नंबर 4 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, CH4 शेप आ गई, CH4 एग्जाम्पल आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री 28 मिनट्स, और शेप आ गई टेट्राहेड्रल। भाई ये याद होता जा रहा होगा सबको, मेरे साथ साथ रिवाइज करने का मतलब यही है कि तुम्हें बिल्कुल बढ़िया से रिकॉल हो जाए और कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, स्ट्राइक नंबर 5 हो गया। स्ट्राइक नंबर 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 4 + 2 यानी कि 6। 6 का मतलब sf6 से बात करिए। sf6 में लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे, लोन पेयर को हम रखेंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जैसे शेप बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, सीसॉ जैसी बन के आ जाएगी। एक बच्चे को इधर बैठा दो, एक बच्चे को इधर बैठा दो, देखो सीसॉ है ये, ठीक। तो सीसॉ शेप है, ये बना रखा मैंने, ठीक। तो सीसॉ शेप है यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री आ गई वो कैसी आ गई, टीवीपी, और शेप कैसी आ गई, सीसॉ आ गई, और कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। अब 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर में क्या होगा, स्ट्राइक नंबर 6 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। जब ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिक ज्योमेट्री है उसमें कोई भी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन नहीं होती है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें लोन पेयर को कहाँ रखना पड़ेगा,
180 डिग्री पे रखना पड़ेगा जिससे कि रिपल्शन मिनिमम आए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 × 1 + 2 × 2 यानी कितने होगा 8। तो XeF4 एग्जाम्पल ले लिया और स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई, बॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री आ गई और ज्योमेट्री कैसी आ गई ऑक्टाहेड्रन आ गई। ठीक, 4 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस, 4 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। तो हमने 4 सिग्मा तक की सारी बातें कंप्लीट कर ली। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए, हाफ द जर्नी इज डन। बात समझ में आ जाएगी अच्छे से तो फिर मजा आएगा और करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 लोन पेयर केस करें तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर में क्या आ जाएगा, स्ट्राइक नंबर 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया और PCl5 एग्जाम्पल लिख लिया हम लोगों ने, TVP ज्योमेट्री आ गई। 5 सिग्मा एक लोन पेयर का स्ट्राइक नंबर 6 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया और एग्जाम्पल SF6 लिखा तो ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करना था। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5 सिग्मा यानी 5 और एक लोन पेयर यानी 2, 7 हो गए। 7 का मतलब BRF5 देखा, जब BRF5 देखा तो ऑक्टाहेड्रल जब इसे अरेंज किया तो क्या करेगा, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को रिपल्शन करके ये प्लेन में ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसा उठ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, अम्ब्रेला टाइप हो जाएगा। तो कोई भी एंगल बॉन्ड एंगल 90 नहीं आएगा और ज्योमेट्री कैसी रहेगी ऑक्टाहेड्रल और शेप कैसी बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। और कितने एटम एक प्लेन में होंगे, ये 4, केवल फ्लोरीन एक प्लेन में होंगे, बाकी ब्रोमीन भी प्लेन में नहीं है, वो प्लेन के बाहर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब 5 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस करें तो 5 सिग्मा 2 लोन पेयर का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इसका एक एग्जांपल लिखें भी तो XeF5 माइनस लिख सकते हैं, अगर चाहो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल XeF5 माइनस ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल नॉट पॉसिबल। इन जनरल लिख देता हूँ इसके आगे, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। XeF5 माइनस। ठीक, अब 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर का केस करें, 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर में स्ट्राइक नंबर कितना आ गया 6, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp3d2 SF6 एग्जांपल हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री। 6 सिग्मा एक लोन पेयर का स्ट्राइक नंबर 7 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गए तो इसका एग्जांपल लिखा XeF6। अब XeF6 जब लिखा आपने तो भाई ये ध्यान रखेंगे कि इसे हम TVP में PVP यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अरेंज नहीं करते, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन होता है। डिस्टॉर्टेड मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन कह लो या इसी को कहते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। क्या कहते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन कहते हैं या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। तो ठीक है, ये बात ध्यान रख पाएंगे हम लोग कि किसी एक फेस से क्या हो रहा होगा, लोन पेयर निकल रहे होंगे। अब 6 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर यानी 10 इलेक्ट्रॉन होते नहीं। 7 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर केस हम लोग कर चुके हैं, IF7 sp3d3 और पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और 7 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर का केस भी पॉसिबल नहीं है। तो VBT, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी की कहानी हम लोगों ने खत्म कर दी। अब हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये Q × d के बराबर है, ये तो पता ही है। Q चार्ज और D क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो हम क्या करते हैं, जो एरो बनाते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाते हैं, जबकि फिजिक्स में उल्टा बनाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाते हैं। तो ध्यान रखना, इस बारी गलत आ गया सवाल। सिंस द Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाएंगे, हायर से लोअर की तरफ। द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सब वेक्टर्स का क्या करेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे। ठीक, वेक्टर सम क्वांटिटेटिवली नहीं निकालेंगे, क्वालिटेटिवली निकालेंगे कि हमें मैथ्स बिल्कुल वेक्टर की लेंथ तो नहीं पता होगी, लेकिन हाँ वेक्टर ये हम समझ पाएंगे कि वेक्टर है तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं ना। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव अ रिजल्टेंट नेट डाइपोल मूवमेंट, उनके लिए क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0, उन्हें क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। और जिनके लिए म्यू 0 होगा, जिसमें नो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन करना है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट ऑन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर कैसे देखेंगे, हम उनकी ज्योमेट्री बनाएंगे। तो ज्योमेट्री तो बनाना आता ही है कि C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो। तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा, तो म्यू कितना आ गया, इसका 0 आ गया। BF3 को देखो जरा, BF3 में क्या हुआ, BF3 में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था, 120 डिग्री आ रहा था, याद आ रहा भाई। तो तीनों वेक्टर 120 डिग्री पे एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू क्या आ जाएगा, म्यू 0 आ जाएगा। तो म्यू 0 का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। म्यू 0 का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। बोलो भाई, क्लियर है बात, इतनी तो समझ में आ रही होगी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। वाटर का देखें, अगर वाटर में देखोगे तो कैसा आ जाएगा, वाटर में लोन पेयर थे। अब लोन पेयर तो अपनी तरफ खींच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और ये भी ऊपर ही जा रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो वाटर कैसा आ जाएगा, पोलर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन खूब आते पेपर में।
SF6 कैसा बनता है? SF6 C100 है। SF4 कैसा है? C100 है भाई। ये अब तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि शेप कैसी है, ये कैसी है? C100 है। तो इसके लिए भी क्या होगा, मोमेंट वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी पोलर आ जाएगा। लेकिन जब SF6 लोगे तो SF6 कैसा आ रहा था? ऑक्टाहेड्रल आ रहा था। ये तो शेप अगर नहीं याद है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इसके लिए म्यू क्या आ जाएगा, 0, तो ये कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा। इसी तरह से PCl5 भी कैसा आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 0, तो नॉन पोलर आ जाएगा। मैं आंसर देख देना, वो ज्योमेट्री तुम्हें पता है। IF7 भी कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा। ठीक। NF3 कैसा आएगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है यार। तो ये कंक्लूड अगर किसी ने कर लिया कि जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो पोलर होगा, तो भी गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ये कंक्लूड करा कि जिसके पास भी लोन पेयर है वो पोलर है, तो फिर भी गलत आंसर आएगा। तो इसका क्या बन गया, ये कैसा बन गया, सब अपनी तरफ खींच रहा, तो ये नॉन पोलर आ गया, सॉरी ये पोलर आ गया। XCF4 के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन देखो सारे एफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो म्यू क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा। अब PCl3F2 की बात करें तो PCl3F2 में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसे कहाँ लगाते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, तो ये क्या आ जाता है, नॉन पोलर। और PF3Cl2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन एक एफ को नीचे रखना पड़ेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा और ये क्या आ जाएगा, नॉन, ये पोलर आ जाएगा। बेंजीन कैसी है, बेंजीन तो नॉन पोलर है। ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम देखेंगे। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो वेक्टर सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0, तो ये कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर आ गया। इसके लिए वेक्टर सम जब निकालेंगे तो एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, तो μ1 इसका लिख देते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसके लिए एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा वेक्टर्स का, तो इसके लिए μ2 कितना आ जाएगा, नॉन जीरो, और μ2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, μ1, और विच इज़ लेस देन μ3 लिख देते हैं इसे, तो ये μ3 के बराबर आ जाएगा। ठीक। μ3 तो कैसा है, म्यू तो कैसा है, 0 है, 1 2 3 वैसा, अच्छा ऐसा लिख दे, तुम कंफ्यूज ना हो ना, ऐसा लिख देता है, इसे 1 लिख देते हैं, इसे 2 लिख देते हैं, इसे 3 लिख देते हैं, तो 3 2 1 ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन सबको पता है, इस बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये IIT का क्वेश्चन है 2015 का, तो इसके लिए म्यू कितना निकलेगा, क्लोरीन के लिए तो 0 था, ये तो हमें पहले से ही पता था। साइनाइड के लिए भी, साइनाइड के लिए अगर देखोगे जब ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए तो क्या करो, इन्हें बना के देख लो, तो साइनाइड कैसा है, लीनियर है, लीनियर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसके लिए भी म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। OH के केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे भी रह सकता है और एक मॉलिक्यूल ऐसा ही बन सकता है, तो ये इधर आएगा तो ये भी इधर आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, और इसमें क्या आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हो सकता है कैंसिल आ जाए, तो ये 0 आ जाएगा। तब भी इसका नेट क्या रहेगा, नेट क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी पोलर हो गया और ये भी पोलर हो गया, सेम वे जैसे ये हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब पोलैरिटी आई गई है तो क्यों ना आयनिक बॉन्ड की बात कर ली जाए। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक bonds are formed by the complete transfer of electron between those atoms which have electronegative difference greater than 1.7। अगर तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन याद आ रही हो तो हमने कहा था कि कोवेलेंट वो बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा, लेकिन आयनिक वो बनाएंगे जिनका डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा एट पॉलिंग स्केल। ठीक, तो ऐसे NaCl बचपन में बनाते थे तो वैसे ही बन जाएगा। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टल्स एंड दे फॉर्म लैटिस हैविंग लैटिस एनर्जी। ठीक, तो लैटिस एनर्जी किस पे क्या होती है, लैटिस एनर्जी, लैटिस क्या होता है, लैटिस इज 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। लैटिस एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस
जिसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, और इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लैटिस इज बीइंग फॉर्म। जब 1 मोल लैटिस बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्न-हेवर साइकिल का यूज़ करते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन हेस लॉ, जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला है। हेस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इन अ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी कि पाथ फंक्शन नहीं है, कैसा है, स्टेट फंक्शन है हीट। तो डेल्टा एच, अगर हम पहले ए से ई जाने में एक्स निकल रही है तो ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, डी से ई जाओ, तब भी सब कुछ क्या होगी, एक्स के बराबर ही होगी। तो एक्स विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 के x4 के बराबर होगा। ठीक, अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड थे उनमें क्या था, आयनिक कैरेक्टर था डायपोल मोमेंट की वजह से। डायपोल मोमेंट के कारण हमने क्या देखा था कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड थे उनमें क्या था, आयनिक कैरेक्टर था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, और इसे एक्सप्लेन किया फजांस ने। इसके लिए कौन सा रूल आया, इसके लिए आया फजांस रूल। ठीक, फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल कहता है कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूर दूर रखे थे, मान लो जब बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत दूर दूर रखे हैं, तो उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा और उनकी शेप अपनी होल्ड, उन्होंने बिगड़े नहीं है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव ने आपस में पास आना शुरू किया तो कौन ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा, जो मोटा होगा, जो बड़ा चार्ज होगा वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। तो डिस्टॉर्शन दोनों में होगा, लेकिन ऑब्जर्व किस में ज़्यादा होगा, मोटे में। जैसे पतला आदमी क्या डिस्टॉर्ट होकर कहाँ जाएगा, लेकिन मोटे आदमी की तो निकल आए तो फिर उसके डिस्टॉर्शन होगा, पता लगेगा। तो ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ हद तक, डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया इसकी वजह से। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या आ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आसानी से, ये तो मुश्किल नहीं है। The distortion in the shape will be there in both cations and anions, but it will be observed more in anions due to its larger size. Due to polarization attraction, some of the portion of the cation and anion get overlapped and therefore the covalent character appears. क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। ठीक, वी से दैट द कैटायन पोलराइज्ड द एनायन, कैटायन ने क्या किया, एनायन को पोलराइज कर दिया। तो कैटायन की क्या हुई, पोलराइजिंग पावर हुई, और एनायन की क्या हुई, एबिलिटी टू गेट पोलराइज, मतलब पोलराइजेबिलिटी हुई। अब कैटायन की पोलराइजिंग पावर डिपेंड किस पे करेगी, ये भी एक सवाल आता है कि बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। तो लिखते हैं क्या कि चार्ज ऑफ कैटायन क्या होगा, चार्ज ऑफ कैटायन जो होगा वो जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। जितना चार्ज ज़्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जितना चार्ज ज़्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जितना चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। साइज जितना छोटा उतना वो ज़्यादा पहुँच जाएगा क्लोज नेगेटिव चार्ज के, तो साइज जितना छोटा उतने पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो छोटा कैटायन ज़्यादा चार्ज, छोटा कैटायन विद ज़्यादा चार्ज, तो उसकी क्या हुई, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह देंगे हायर द चार्ज डेंसिटी हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर। ठीक, चार्ज ज़्यादा साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। ठीक, चौथी बात जो है वो और इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी कैटायन के डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करेगी, अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस का 3 तरह का हो सकता है, नोबेल गैस हो, सूडो नोबेल गैस हो, या फिर नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल हो। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NH2 NP6 होता है। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NH2 NP6 और ND10 होता है। नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल कैसा होता है कि ना तो वो ऊपर वाले दोनों कॉन्फ़िगरेशन में फिट ना बैठे। तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर किसकी आती है ज़्यादा, कि नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग होते हैं, यानी उनके केस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा, फिर सूडो नोबेल गैस के केस में आएगा, और फिर नोबेल गैस के आएगा। अगर हम सेम चार्ज वाले ले लें PbCl2 ZnCl2 और MgCl2, तो Pb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 6s2। Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10, और Mg2 प्लस का है 2p6। तो ये नोबेल गैस हो गया, ये कैसा हो गया, नोबेल हो गया। उसी के नीचे ही लिखा है क्या, ये नोबेल गैस हो गया, ये कैसा हो गया, सूडो नोबेल हो गया, और ये नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल हो गया। ठीक, तो ये तो हो गई कैटायन की बात। क्या क्या बात की, चार्ज ज़्यादा, साइज छोटा, डेंसिटी ज़्यादा, और नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल वाला सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग होगा। ठीक,
पोलराइजेबिलिटी उसी की ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर उसी की ज़्यादा होगी। अब एनाइंस की पोलराइजिंग पावर किस पे, पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे। एनाइन का साइज, एनाइन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितना साइज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कैटाइन में उल्टा था, साइज छोटा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनाइंस में क्या होगा, साइज ज़्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक। अब ग्रेटर ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर एंड ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, तो ग्रेटर विल बी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इन क्वेश्चन में हमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। तो देखो अब सब में क्या है, क्लोराइड्स हैं, तो इस पे ये लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। अब इसमें देखो Na पे +1 चार्ज है, Mg पे +2 चार्ज है, Al पे +3 और इस पे कितना है, +4। तो जितना चार्ज ज़्यादा उतनी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अब इसमें देखो Na सब में कांस्टेंट है, क्या है, FCl भी आ रही है, तो साइज जितना एनाइन का ज़्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अब इसमें भी देखो Na फिक्स है, तो जितना साइज ज़्यादा किसका, एनाइन का, उतनी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो सिंपल तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके लिए एक पूरी मतलब केमिकल बॉन्डिंग में एक फॉर्मूला है, उसे ध्यान रखेंगे क्या, कि वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट कैन बी यूज्ड बाय डिटरमाइनिंग द आयनिक कैरेक्टर ऑफ इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैसे निकालते हैं कि एक्सपेरिमेंटल, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। अब यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होती है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट होती है डिबाई, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होती है, डिबाई। तो 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहते हैं। तो 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 डिबाई, ये यूनिट कन्वर्जन है, ध्यान रखोगे। तो 1 ESU इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स होता है। ठीक है, ESU को कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ये देखते हो, है ना। अब कौन कौन सी इक्वेशंस, एक तो ऊपर वाली जिससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, कई बार हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे क्या निकालनी पड़ती है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हमें पॉलिंग इक्वेशन यूज करनी पड़े तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 18 इंटू XA माइनस XB की पावर 1.4, यानी कि अंडर रूट नहीं, पावर 1.4, अंडर रूट नहीं। तो XA का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A है, और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B है। हैंडी एंड इसमें तो इक्वेशन क्या है, 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक बात हो गई हम लोगों की, हमने क्या करा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर एटम और मॉलिक्यूल्स व्हेन देयर इज अ वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। जब भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखी है हम लोगों ने, ठीक, रिवीजन है ये, बिल्कुल बात इसमें नहीं करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक, और केमिकल बॉन्डिंग उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या होता है, H+ डोनर एसिड्स होते हैं और OH- डोनर क्या होते हैं, बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, H+ डोनर एसिड और H+ एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस। इसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम फिर से करेंगे। एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें वो लुईस बेस। लक्स फ्लड एसिड कितने लोगों ने तुम में से सुने थे, जो पहली बार चैनल पे, जिन्होंने पहली बार मेरे से पढ़ाकर सुने थे तो बताना कि लक्स फ्लड एसिड क्या होते हैं, ऑक्सीजन एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं, बेस होता है। ठीक। अब बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रश आउट नहीं कर रहा हूँ, धीरे से पढ़ो आराम से कि बैक बॉन्डिंग कब होगी। बैक बॉन्डिंग का नाम बैक बॉन्डिंग इसलिए पड़ा क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन इन जनरल देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो हम उसे क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक का मतलब उल्टी बॉन्डिंग हो रही है। जनरली क्या होता है, अमीर गरीब को पैसे देता है, लेकिन कभी कभी तुम मोदी जी को भी तो पैसे दे रहे हैं हम लोग, अरे PM केयर फंड में डालने, बाकी सारा पैसा सरकारी हमें दे रही, सारी सुविधाएं दे रही है। तो वही बात है कि जब अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसे दे दे तो नॉर्मल बॉन्डिंग, और गरीब आदमी जब अमीर आदमी को पैसे दे तो बैक बॉन्डिंग। ठीक। इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग क्या होती है कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी एक एटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरे एलिमेंट के पास, वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट P या D ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट P या D ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जैसे बोरॉन के पास empty P ऑर्बिटल है,
इसके पास क्या है, MTP ऑर्बिटल है, sp2 है, और इसके पास क्या है, MTP ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, जो कि हाइड्रोजन नहीं कर सकता, इसीलिए BH3 एग्जिस्ट नहीं करता और B2H6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन BF3 अकेले एग्जिस्ट कर लेता है। अब फ्लोरीन के कौन से इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, फ्लोरीन के कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2p इलेक्ट्रॉन से, ये कौन से हैं 2p, और इसके कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं, MT कौन सा 2p ऑर्बिटल है, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जबकि BCl3 में कैसी होगी 3p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छी होगी, जिसमें बराबर वालों में बॉन्डिंग हो तो अच्छी रहेगी, तो p के साथ अगर 2p है तो बढ़िया होगी, 3p 2p है तो वीक होगी, 4p 2p है तो और वीक होगी, और 5p 2p है तो और कमजोर हो जाएगी। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, लुईस एसिड स्ट्रेंथ BF3 की सबसे कम होगी, BCl3 की उससे ज़्यादा, BBr3 की ज़्यादा, और BI3 की सबसे ज़्यादा। अब NCS3 होल थ्राइस और NSiS3 होल थ्राइस, ये बहुत पूछते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा आएगी, NMe3 की ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि NSiS3 के पास बैक बॉन्डिंग होगी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखो sp3 नहीं रहा, वो p_sp2 हो गया। ठीक, तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ये रिपरकशंस है। अब ये क्वेश्चन है कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग, तो कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो आसानी से कर सकते हैं, देखो कैसे। अमोनिया का बॉन्ड एंगल हमें पता है कितना होता है, 107 डिग्री होता है, और वाटर का होता है 104 डिग्री, और इसका होता है 109 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सीधे लिख दें कि 3 का सबसे ज़्यादा, फिर 1 का, फिर 2 का। ठीक, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, फॉस्फोरस का लोन पेयर है, और आर्सेनिक का लोन पेयर है। ठीक, फॉस्फोरस और आर्सेनिक वाले हाइड्राइड्स नो हाइब्रिडाइजेशन के केस होते हैं, कैसे होते हैं, नो हाइब्रिडाइजेशन के केस होते हैं ड्यू टू ड्रैगोस प्रिंसिपल। किसकी वजह से, ड्रैगोस प्रिंसिपल, जो कहता है कि अगर लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड पीरियड वालों के पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम decreases, bond angle also decreases if it contains a lone pair, if it contains a lone pair of electron। ठीक, CCl4 SiCl4 तीनों का कैसा होगा, बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन आगे वाले तुम्हें अपने आप करने हैं, और इनके सोल्यूशंस वैसे मैंने क्लास में किए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने हैं, और जिसे सोल्यूशन देखने वो अध्याय बैच वाले से देख लेगा, रिवीजन में इसे क्वेश्चन नहीं करते। अब बात आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत इसलिए पड़ी, देखो इसमें सीधे हम ट्रिक बताएंगे, सवाल लगाने की ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, केवल सवाल ट्रिक से लग जाते हैं, आसानी से लग जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बताती है कि जब VBT और वेस्पर से क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें लग रहा था O2 कैसी आनी चाहिए थी, डायमैग्नेटिक आनी चाहिए थी, जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक्चुअली O2 कैसे आई, पैरामैग्नेटिक आई। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी दोनों ही लूज कर देते हैं, और दोनों आइडेंटिटी लूज करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहेंगे। क्या कहेंगे, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज ऑफ लोअर एनर्जी मोर स्टेबल एंड अदर इज ऑफ हायर एनर्जी और लेस स्टेबल होगा। ठीक, द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिन्हें BMO कहते हैं, और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या ABMO कहते हैं। ठीक, अब इन्हें कंबाइन करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है और यूनिफाइड अप्रोच है। तो जो यूनिफाइड अप्रोच है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करते समय क्या हुआ कि हमने मान लिया कि दो एटम्स A और B हैं और उनके वे फंक्शन साई और साई भी हैं, फाई और फाई भी हैं, साई और साई भी हैं। तो हमने जब उन्हें लिखा तो लीनियर कॉम्बिनेशन में या तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे या माइनस के फॉर्म में, बिल्कुल उसे हम क्या लिखेंगे, या तो
ए और बी लिख देंगे, कुछ नंबर सी ए सी बी लिख देंगे। मैं कॉन्स्टेंट नंबर, जैसे अगर हम दो फंक्शन कहते हैं कि एक्स और वाई लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कुछ टी लिख देंगे, वैसे ही लिखा। अब हमने इसका होल स्क्वायर किया, दोनों का, प्लस वाले का भी किया और माइनस वाले का किया। तो प्लस वाले का जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है किसकी आ रही है, ए की आ रही है, ये आ रही है किसकी, बी की। और प्लस करने पे एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है, इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। और माइनस करने पे वो डेंसिटी कम हो जा रही है, यानी कि डिक्रीज इन स्टेबिलिटी आ रही। तो इससे एक से क्या बन गया, बी एम ओ बन गया, और दूसरे से क्या बन गया, ए बी एम ओ बन गया। बात समझ में आई इतनी, ठीक। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंटरफेरेंस में, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे हो सकते हैं, सिग्मा और पाई हो सकते हैं, और नॉन बॉन्डिंग भी होते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डिंग की हमें जरूरत नहीं है। और एबीएमओ भी दो तरह के हो सकते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो एसएस ओवरलैपिंग कैसे होगी, अगर एसएस ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हुई तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, जो नेगेटिव साइन है ये फेज है, क्या है, नेगेटिव साइन क्या है, फेज है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या बनेंगे, तो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो उसमें क्या आ जाएगा, बीच में एक नोड आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। तो ये क्या बन गया, सिग्मा स्टार बन गया, और इसमें क्या आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया, ठीक है। इसी तरह से पीपी ओवरलैपिंग करेंगे, जब पीपी ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगी तो क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग बन जाएगा। और जब सेम फेज वाले पॉजिटिव नेगेटिव सामने सामने आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे नोडल प्लेन बन जाएगा और एबीएमओ बन जाएंगे। इसे पाई बॉन्डिंग करेंगे तो एक नोडल प्लेन आएगा, लेकिन वो किसकी वजह से आ रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से आ रहा है नोडल प्लेन, तो ऊपर आ गया नीचे आ गया। और जब हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि प्लस को माइनस से ऐड करेंगे, तो दोनों ही के साइज क्या हो जाने हैं, छोटे जाने, और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक। अब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही हमें क्या पढ़नी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़नी। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जब पढ़ेंगे तो H2Cl2 F2Br2 ये सब क्या है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। तो एनर्जी लेवल्स के लिए हम क्या करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लेवल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, इस तरह से लिखते हैं। तो एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन, बिल्कुल हंस रूल भी लगाएंगे और वो रूल भी लगाएंगे, सब कुछ इस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक। और 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमें पता था सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई 2 स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो नाइट्रोजन के लिए भर लेते तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, इस तरह से भरेंगे एक एक करके, ठीक है। और 2 14 B2 के लिए भरेंगे तो B2 में क्या आ गया, देखो कैसे आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। जब पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं किससे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसी है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, डायमैग्नेटिक जो होंगे वो वीकली क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे, वो वीकली रिपेल्ड होंगे। तो जिसमें क्या होंगे, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें डायमैग्नेटिक कहेंगे, एक्सेप्ट B2 और O2 को छोड़ के, जिसमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाली स्पीशीज आ जाएगी, जब 14 से ज़्यादा वाली आ जाएगी तो क्या होगा, 14 से ज़्यादा वाली आ जाएगी तो देखो चेंज कहाँ पे आएगा, इसमें पाई स्टार जो पाई 2px और सिग्मा 2pz थे वो आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। इसमें सिग्मा 2pz पहले जाएगा और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py बाद में आएगा। तो अगर O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p, सॉरी 1s2 2s2 कह रहा हूँ, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस फिगर की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन फिगर्स की तो कोई ज़रूरत नहीं, ये तो बोर्ड में आते बनाने के लिए। हमें ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर एक्चुअली फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो N2 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, O2 के निकालेंगे तो आ जाएगा 2। लेकिन अब इस सबको हम याद रखने के लिए क्या करें, छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं क्या कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कितना हो जाएगा 3। कैसे करेंगे, 1/2 10 - 4 कर दिया, 14 को क्या लिखा 10 - 4 तो आ गया 3। 15 के लिए 10 को होल्ड कर लो 5, 16 के लिए 6 7 8 9 और 10, इस तरह से कर सकता है भाई। 10 को होल्ड करे रहे हर बारी, और बॉन्ड ऑर्डर देखो 0.5 करके क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा।
अब जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर 14 से 20 तक का तो लिख लिया, हमें 20 तक ही करना है। अब अगर 13 आ जाए तो क्या करो, इस बार 4 को होल्ड कर लो। 13 के लिए 9, 8, 7, 6 ऐसे करके करते जाओ, और 4 से नीचे वालों के लिए लिख ही लोगे। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ की कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कि इसमें हमें क्या लिख रहा होता है, बॉन्ड एंगल का या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखना होता है, तो वो हम लिख देंगे आसानी से। ठीक, अब अगर हमसे कोई कहते कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करो C2 मॉलिक्यूल में, तो देखो जो ऑर्बिटल पूरे पूरे फिल्ड हो गए, जैसे सिग्मा स्टार ने सिग्मा 1 ने सिग्मा 1s ने सिग्मा स्टार 1s को काट दिया, सिग्मा 2s ने इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 कर दिया, तो इसमें कितने बॉन्ड है, केवल 2 पाई बॉन्ड है। ये अजीब सा सवाल है, इसलिए थोड़ा इसे ध्यान से करेंगे। अब 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्पीशीज आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल के देखेंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो 5/3 हो जाएगा 1.66। SO4 में कितना हो जाएगा, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, SO4 में हो गया कितना, 6 बॉन्ड हो गए और 4 डायरेक्शन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3/2 यानी 1.5 आ गया। फिर इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब तो छोटी छोटी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो बहुत ही सिंपल है। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कब करोगी, जब हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू FON और समटाइम्स विद Cl एंड विद दीज एटम्स, मतलब FON से कनेक्ट होना चाहिए और FON से ही वो बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर हमेशा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्वेश्चन मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, उसकी इलेक्ट्रॉनगेटिविटी उतनी ही है। और हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से कनेक्टेड है तो HF का स्ट्रक्चर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाया हुआ। ठीक, आइस क्यों वाटर पे फ्लोट करती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और उस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, पोरस हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, इसलिए वाटर पे फ्लोट करती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के हो सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते तो मुश्किल है, अभी तो ये आसान है। इंटरमोलिकुलर कैसी होती है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब इंट्रामोलिकुलर होगी तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल होगी और 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और हम लोग ये सब बात जानते हैं, है ना। और तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरल का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरल कैसा डाइहाइड्रेट के फॉर्म में आसानी से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो क्लोरीन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है। ठीक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, रेज कर देता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है। मेटालिक बॉन्ड किसमें होगा, मेटल्स के बीच में होगा। मेटल आयंस किसके वजह से हेल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। वेंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन काम करते हैं। तो वेंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे, एटॉमिक मास पे और मोलर मास पे, एटॉमिक मास पे और बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक, वेंडरवॉल फोर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स एज HCl। तो HCl के बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, इसका एक पोल और इसका एक पोल, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये डिस्टेंस की पावर 1/3 के डिस्टेंस की 1 डिस्टेंस की पावर 3 के हिसाब से वेरी करेंगे। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कैसे होंगे कि एक में डाइपोल होगा और दूसरे में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींच के ले आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा। और ये D की पावर 6 के हिसाब से वेरी करेंगे। और डिस्पर्स और लंदन फोर्सेस कैसे होंगे, जो Cl2 के बीच में लग रहे होंगे, ये भी कैसे होंगे, डिस्टेंस के पावर 6 के हिसाब से करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जो डाइपोल मूवमेंट है वो, मतलब जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल उससे कम होते हैं और लंदन फोर्सेस सबसे वीक होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज कर ली है। आई होप मैंने हर चीज़ रिवाइज की। अगर कुछ छूट रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं लग रहा हो कि कुछ वीक रह रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा किस लेक्चर में, वहाँ से उसे देख लेना। PYQ सेशन इसके बाद आएगा और इसके बाद अगला चैप्टर जो आने वाला है वो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा अपना ध्यान रखना। ठीक, चलो बाय।